बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों को फोन आया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी फिर बनेंगे मंत्री। पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फोन आया। जेडीयू से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर को फोन आया है, सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। इसके अलावा चिराग और जीतन राम मांझी को भी शपथ के लिए फोन आया है। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल का नाम भी इस सूची में शामिल है। टीडीपी से राम मोहन नायडू, डॉक्टर चंद्रशेखर, जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से मंत्री बनेंगे। जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी मंत्री बनेंगे। पवन कल्याण को भी शपथ ग्रहण के लिए फोन आया है। अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन आया है। तो ये वो पूरी लिस्ट है जो कि संभावित मोदी कैबिनेट की बताई जा रही है। मोदी मंत्रिमंडल का स्वरूप आखिर कैसा होगा, इस पर बैठकों का दौर काफी लंबा हमने देखा, मंथन इस पर हुआ और अब ये संभावित नाम सामने आने लगे हैं। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को भी फोन आया है, ये जानकारी मिल रही है। और ये देखिए, संभावित मंत्रियों को फोन आया है। कौन कौन से वो चेहरे हैं? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, चिराग पासवान, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, एचडी कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, राम मोहन नायडू। संभावित मंत्रियों के ये नाम है, संभावित नेताओं के ये नाम है जिनको फोन आया है और आज ये शपथ ग्रहण करेंगे। चंद्रशेखर, इनको भी फोन आया है। तो तमाम ये नामों की लिस्ट है। जानकारी मिल रही है कि आज 52 से 55 नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इसी बीच पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, लगातार जो संभावित मंत्रियों को जिनको फोन आया उनकी लिस्ट हमारे सामने है, जिसमें खासतौर पर कई नामों का जिक्र करें, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी, अमित शाह, इनके नाम तो पहले से ही था कि हाँ, इनको तो शपथ दिलाई जाएगी। अलावा देखिए आप, रामदास अठावले जो पुराने चेहरे थे, महाराष्ट्र से रक्षा खड़से को कॉल आ चुका है। किरण रिज्जू, राव इंदरजीत सिंह, इन सभी को फोन आ चुका है और खुद जेपी नड्डा लगातार फोन कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान से फोन जा चुका है। लगातार फोन की जो ये लंबी फेहरिस्त है वो नजर आ रही है। और आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद देखिए, अलायंस को तो कल अमित शाह ने रात को मुलाकात करके सबको बताया है, कईयों को फोन गया है, लेकिन वहीं बीजेपी के नेताओं को जेपी नड्डा फोन कर रहे हैं। और जो खट्टर है पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पास फोन गया है, कमल सहरावत के पास फोन गया है। इसके अलावा भी लगातार फोन की छड़ी लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बुल्डाना सीट से शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव को भी फोन गया है। और इसके अलावा अभी एक बैठक अमित शाह के आवास पर बीएल संतोष कर रहे हैं। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर का तो बयान सामने आ गया है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह का नाम हमारे सामने है। और जो अभी बीजेपी के नेता बचे हैं उनको लगातार फोन जा रहा है जेपी नड्डा की तरफ से। तो ये लंबी फहरिस्त फोनों की यहाँ पर होती नजर आ रही है। अदिति, जिस तरीके से भी आपने लिस्ट गिनाई, तमाम नाम आपने गिनाए, लेकिन मोदी कैबिनेट का स्वरूप कैसा होगा हमने देखा। काफी लंबा मंथन इस पर चला, बैठकों का दौर हमने देखा, लेकिन किस समीकरण के आधार पर, क्या कुछ मतलब समीकरण यहाँ पर साधे गए हैं मोदी कैबिनेट को तैयार करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि किस तरीके से अलायंस को साधें, अलायंस के साथ रहें, किस तरीके से अलायंस की जो बीजेपी और उनके बीच में तमाम तरीके की जो बातें हैं वो पेपर पर हों और कोई नाराजगी ना हो। तो वो अमित शाह ने हैंडल की पूरी तरीके से, इसलिए पिछले 48 घंटे से लगातार पेपर वर्क चल रहा था। वहीं पूरा फॉर्मूला तैयार हुआ। वहीं बीजेपी में एक तो परफॉर्मेंस बेसिस पर और दूसरा रिफॉर्म्स और रिक्वायरमेंट बेसिस पर कि कौन बेहतर तरीके से मंत्रालय संभाल सकता है। और वहीं तीसरी बड़ी बात है, जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। तो वो ये पूरा फॉर्मूला रहा है बीजेपी के नेताओं को चयन करने में। एक तो स्टेट में परफॉर्मेंस कैसी है, दूसरा जातीय समीकरण को साधना। नाराज जो कुछ थे, कई बार हम ये बात करते हैं बीजेपी वर्सेस बीजेपी रहा है, तो उसमें कई लोगों को साधने की भी कोशिश की रही है जिससे कि आगे आगामी बेहतर तरीके से काम हो। तो इस पूरी तरीके से यहाँ पर आपको जातीय समीकरण हावी, जिस तरीके से टिकट वितरण में दिखा, यहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस और जातीय समीकरण, डिलीवरी और जातीय समीकरण दोनों ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम बात करें अदिति बिहार की, क्योंकि बिहार पर नजर इसलिए है क्योंकि पहले कम मंत्री थे और अब माना जा रहा है कि बिहार की धूम कैबिनेट में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें जेडीयू की इस बार देखने में लग रहा है जैसे अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हालांकि सांसदों की संख्या 5 जरूर घटी है। बिल्कुल, लेकिन एक तो चुनाव है आगामी टाइम में, दूसरा वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और भाजपा के संबंध धूप छांव की तरह रहते हैं।
उसमें चीजों को सेटल करना बहुत जरूरी था, कंफर्म करना जरूरी था कि किसी की भी तरफ से कोई भी तरह का इशू ना हो जो सरकार पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करे या किरकिरी हो। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बार बार ये दिखा रहे हैं कि जो कुछ भी बीजेपी कहेगी मैं मान लूंगा, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी कई डिमांड है। खासतौर पे बिहार चुनाव से पहले वो बिहार को लेकर काफी सारे अनाउंसमेंट चाहते हैं। वहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको बात करें चंद्रबाबू नायडू, अगर पुरानी बात आपने जिक्र किया तो चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को पहले आतंकवादी भी कहा था, और जब मोदी जब पीएम कैंडिडेट बने तो नीतीश भड़क भी गए थे, आपको याद होगा 2013 की बात है। बीजेपी ने जिन नेताओं से सबसे ज्यादा खतरा था उन्हीं नेताओं को साथ लेकर चलना है, इसीलिए गठबंधन, इसीलिए चुनौती है, और इसीलिए पूरी तरीके से सोच समझकर बात हो रही है। सोच समझकर ऐसा हो रहा है कि कोई बयानबाजी, कोई नाराजगी सामने ना आए, क्योंकि पुराने रिश्तों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें सोचकर। मैं आपको अगर उस बात का जिक्र करूं, 13 अप्रैल 2019 को आंध्र प्रदेश की एक रैली में चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को हार्डकोर आतंकवादी भी कहा था, ये भी कहा था कि मैं पहला आदमी था जिसने 2002 में गुजरात दंगों और तमाम तरीके की बातें यहाँ पर निकल कर आई थी। नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाना कबूल करूंगा, लेकिन उनके बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। ये 30 जनवरी 2023 को कहा गया था। तो आप अहमियत का जो जिक्र कर रही हैं, राज्य सरकार को दोनों की जरूरत है और दोनों को मोदी की जरूरत है, चाहे फिर वो स्टेट में जिस तरीके का रिफॉर्म और स्टेट में जिस तरीके का काम चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि बैलेंसिंग फैक्टर बना रहे। वही वजह है कि तमाम बातें ऑन पेपर हुई हैं, तमाम बातों को, जिससे कि कोई भी नाराजगी ना हो और विपक्ष को किसी भी तरह का मौका ना मिले। तो अदिति, कुल मिलाकर हर तरीके से बैलेंस करने की कोशिश, अनुभव अपनी जगह, लेकिन युवा चेहरों को भी कहा जा रहा है कि इस बार तरजीह दी जाएगी। बात अगर चिराग पासवान की करते हैं तो चिराग पासवान ने फिर से 100% का स्ट्राइक रेट के साथ वापसी की, तो चिराग पासवान का नाम भी लगभग तय ही माना जा रहा है। बिल्कुल, चिराग पासवान के लिए कहा गया कि फोन गया है। चिराग पासवान का अलग स्थान है। ये बात अलग है कि चिराग पासवान को भाजपा की मजबूरी और जेडीयू के साथ गठबंधन और तमाम चीजें पता है, लेकिन चिराग पासवान मंत्री भी बनेंगे, पोर्टफोलियो भी मिलेगा, और चिराग पासवान खुद जो अगले 1.5 साल में होने वाले चुनाव है भाजपा में, उसमें अपने आप का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं। बिहार की राजनीति बहुत बार पलटती है, पटकनी खाती है। पिछली बार चिराग पासवान ने जेडीयू के बहुत वोट काटे थे, अलग चुनाव लड़के बीजेपी से। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान फिलहाल सेफ भी हैं, मोदी के करीबी भी हैं, और उनको एक अच्छा पोर्टफोलियो मिलता नजर आ रहा है। अच्छा अदिति, ये जो पूरा कैबिनेट रहेगा, अगर हम बात करें इसमें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की भूमिका कैसी रहने वाली है? उत्तर प्रदेश से देखिए जाहिर तौर पे खिन्न है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। भले ही 2027 में चुनाव हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि सांसद भी कम है, तो जातीय समीकरण के लिहाज से रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा, लेकिन आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा। भले ही अभी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ना दिखे, लेकिन जातीय समीकरण के लिहाज से उत्तर प्रदेश को बैलेंस किया जाएगा। इसीलिए देखिए, अनुप्रिया पटेल तो है ही, आप देखें कि आरएलडी के जयंत चौधरी तो हैं ही, बीजेपी के कुछ नेता भी इसमें दिख सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक मैसेज देंगे कि वो थोड़ा नाराज चल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की भी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के मंत्री बनाए जाने पर भी तमाम तरीके की चर्चाएं थी, जैसे साउथ को लेकर, लेकिन इसके अलावा एक मैसेज देने के लिए, इसके अलावा देखिए किसी भी तरीके से उनको कैसे इंडक्ट किया जाएगा वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र के 5 सांसदों को भी फोन चला गया है, 5 सांसद मंत्री बनेंगे। अभी तक बीजेपी के तो 3 सांसद है, उसमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और रक्षा खड़से, और शिवसेना गुट के प्रताप राव जाधव और आरपीआई के रामदास अठावले को फोन जा चुका है। तो महाराष्ट्र की अहमियत भी बहुत ज्यादा है, 5 साल तक बनी रही है, आगे भी बनी रहेगी। और महाराष्ट्र में जब अब चुनाव होंगे तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम उठा रही है। इसके अलावा एक और बात निकल कर आ रही है कि तमिलनाडु को तरजीह दी जाएगी, और अन्नामलाई को फोन गया है कि आप शपथ लेंगे। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से भाजपा के प्रत्याशी थे, चुनाव हार भी गए थे, लेकिन अब वो राज्यसभा से इंडक्ट होंगे, क्या होगा। लेकिन ये चर्चा है कि अन्नामलाई, जो कि वहां का लोकल चेहरा है, उनको एक बड़ा पद देने के लिए, जिससे कि 1-1.5 साल बाद जो तमिलनाडु के चुनाव है उसमें बड़ा इम्पैक्ट हो, उनको शपथ दिलाए जाने की रणनीति यहाँ पर दिखती नजर आ रही है, जो कि मास्टर स्ट्रोक हो सकती है। और अब तक नारायण राणे मंत्री को फोन नहीं गया है, लेकिन उनका नाम चर्चाओं में था। इस बार नारायण राणे मंत्री बनने पर सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि महाराष्ट्र एक इम्पोर्टेंट है, पिछली बार वो मंत्री थे। और अन्नामलाई को
6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा भेजे जाने की भी बात है। तो तमाम तरीके की अपडेट यहाँ पर आ रही है, इसलिए हम आपको लगातार अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं। जी आदित्य, लेकिन इस बीच टीडीपी का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। टीडीपी की कितनी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि बीजेपी के बाद टीडीपी है ऐसी पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। देखिए, टीडीपी के लिए हम लगातार बता रहे हैं, टीडीपी से सबसे पहले बातचीत हुई है। कल देर रात भी टीडीपी से बातचीत हुई है। मैं आपको बताऊं कि टीडीपी ने बीजेपी के सामने मंत्रिमंडल में संख्या को लेकर कोई मांग नहीं रखी। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि टीडीपी का पूरा समर्थन है, मंत्रिमंडल में कितने लोगों को लेना है या आप लोग तय करेंगे। टीडीपी की तरफ से राम मोहन नायडू, जिनका आपने ट्वीट और तस्वीरें देख ली होगी, कैबिनेट मंत्री बनने की बात है। गुंटूर के सांसद राज्य मंत्री बन सकते हैं। और नीतीश कुमार ने कल के आज शपथ की बात है के लिए ललन सिंह को फोन जा चुका है, रामनाथ ठाकुर को जा चुका है। और टीडीपी की तो लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन टीडीपी चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो कल अमित शाह से भी मुलाकात की है। चंद्रबाबू नायडू ये चाहते हैं कि बीजेपी खुद फैसले ले, लेकिन सोच समझ के फैसले ले, उसको अपने शपथ लेना है और आंध्रा में बहुत बड़े फैसले लेने हैं, सपोर्ट चाहिए केंद्र सरकार का। इसलिए लगातार टीडीपी भी संपर्क में है, लेकिन जितनी जेडीयू से मांग आई है, टीडीपी से उस तरह की कोई मांग सामने नजर नहीं आ रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टीडीपी को एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन दिया है। बिल्कुल आदित्य, नजर हमारी लगातार बनी हुई। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया।